गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीए इंटर कॉस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सीए फाउंडेशन अपीयर करके पास आउट करके अच्छे ढंग से आ रहे हैं। अब उसके बाद हमने आज कॉस्टिंग स्टार्ट करना है। तो कॉस्ट में सबसे पहले आप उसका करिकुलम समझेंगे कि है क्या कॉस्ट, क्यों हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और कितना मार्क्स गेनिंग है। तो पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे इजी सब्जेक्ट है हमारे पास। सबसे इजी सब्जेक्ट जो पूरे सीए इंटर में है वो आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग है। ये आपको मेरी बात लग रही होगी कि मैं पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट। आप पूरा के पूरा यूट्यूब सर्च कीजिए, आप पूरा गूगल सर्च कीजिए, आप जब भी किसी के मार्क्स अगर हाईएस्ट देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। 90+, 95, 97, 92 बहुत इजीली आप स्कोर कर पाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। नो डाउट अकाउंट्स में भी बच्चों के मार्क्स 90+ बड़े आपसे आते हैं, बट अकाउंट्स में बच्चों एक ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आपके पास बड़े होते हैं और कहीं ना कहीं अगर आपको मटेरियल उससे ज्यादा कवर करना पड़ता है। पर कॉस्टिंग के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, पढ़ना ज्यादा नहीं है, इतना भी ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट नहीं है हमारे। आपको ये सोचिए कि ये आज से 10 साल पहले ये सब्जेक्ट दो पोर्शन में होता था, कॉस्ट एंड एफएम। मतलब एफएम आपका इंटर सेकंड ग्रुप में चला गया, कॉस्टिंग आपका ग्रुप 1 में रह गया। तो मतलब जो ये 50 मार्क्स का पोर्शन हुआ करता था अब ये 100 मार्क्स में। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सिलेबस में जो पढ़ना है वो अप्रॉक्स इतना ज्यादा नहीं है। 10 to 15 चैप्टर्स है हमारे पास, 15 एक चैप्टर्स हैं और उसको बहुत अच्छे ढंग से हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। बट इसमें एक चीज पे हमें फोकस रखना है कि हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, हम क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उसमें एक ही चीज मैंने ऑब्जॉर्व किया कि पेपर कभी मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बट क्या होते हैं, लेंदी होते हैं। लेंदी का मतलब क्या है, पेपर लेंदी का मतलब क्या है कि आपके पास एक ही क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पार्ट्स बना दिए, कभी 2 पार्ट्स बना दिए, तो करते करते ऐसे ही टोटल आपके पास 100 मार्क्स में 10-12 क्वेश्चन ये डाल देते हैं। तो इस वजह से बच्चों को लगता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा पेपर कभी पूरा नहीं हो पाता। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करके चलना, अपने आप को ये शुरू से मान के चलना कि हमको हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है। जितनी भी हमारी स्पीड है, जिसकी स्पीड कम है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना जरूर होगा, क्योंकि अगर स्पीड आप इंक्रीज कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर बहुत ईजी है। तो बहुत ही मार्क्स गेनिंग है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कनेक्टेड है, एक चैप्टर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, एक बार एक बेस बनता चला गया, नेक्स्ट चैप्टर्स आपको अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी तरह से समझ आते चले जाएंगे। तो इसको डे 1 से आप कवर करके चलना, डे 1 से समझ के चलना, और एक एक चीज हम कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, एक एक चीज हम प्रैक्टिकल के साथ पढ़ेंगे। दूसरी चीज मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहूंगा, आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पेन कम से कम 3 या 4 यूज करेंगे। मैं 3 या 4 पेन क्यों बोल रहा हूँ, देखिए कैसे। मैं आपको एक जनरली बताता हूँ, हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम में जो आपसे नहीं निकला, जो पॉइंट आपको नहीं समझ में, आप उसे अलग पेन से मार्क करेंगे। आपको ये याद रहेगा कि मैंने कौन से पेन से लिखा था। और मैंने फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक पेन से क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि पेपर ब्लैक पेन से करना होता है, तो आप ब्लैक पेन यूज कीजिए क्वेश्चंस करने के लिए। बट अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं निकल रहा है या उसमें कोई पॉइंट नहीं निकल रहा, तो आप उसको अलग से उस पॉइंट के लिए रेड पेन यूज करिए, उसको मार्क कर दीजिए कि ये कुछ पॉइंट हमारा नहीं निकला था, ये मुझसे नहीं निकला था। नेक्स्ट टाइम पे जब पूरी नोटबुक उठाएंगे ना तो आपको समझ में आता चला जाएगा कि ये जो रेड पेन से मेरी से मिस्टेक हुई है वो कौन सी है। भैया मेरे से नहीं निकली थी तो नेचुरल सी बात है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, ये सबको पता है। तो वो गलतियों से सीखने का मौका एक ये मिल जाता है। दूसरा, कंसेप्ट के लिए जब भी आप कोई कंसेप्ट लिखेंगे क्वेश्चन करते करते, अगर मैं कोई कंसेप्ट बता रहा हूँ या आपको पहले जब कंसेप्ट शुरू करूंगा तो उसका पेन आप डिफरेंट यूज कीजिए। दूसरा, फोर्थ वन, आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमें इंडेक्स मेंटेन करना, किस चैप्टर में से कितने वेटेज के हैं, तो उसके लिए आप एक अलग से एक मार्किंग के लिए पेन यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नोट्स में हाईलाइट करना है तो आप उसे हाईलाइटर से यूज कर सकते हैं। तो आप 3 या 4 पेन जरूर रख के चलिए, ताकि आपको ये फायदा रहेगा कि एक नोटबुक आप ये अलग से लगानी है, उसके नोटबुक के ऊपर इंडेक्स शुरुआत में मेंशन कर लेना है कि मैंने, ऑब्वियस है कि फॉर एग्जांपल आज आपका एक ही सबसे बड़ा टास्क ये भी होना चाहिए कि आप अपने पेजिंग, फॉर एग्जांपल आपने 300 पेजेस की एक बुकलेट ली, 300 पेजेस को मार्किंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 300 तक, ये आपने काम करना पड़ेगा आपको। फिर आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंडेक्स बना रहे हैं, आपके 50 पेज में फर्स्ट चैप्टर आ गया, तो फर्स्ट टू 50 आगे इंडेक्स में लिखा होना चाहिए, फर्स्ट टू 50 मेरे फर्स्ट चैप्टर है, 51 से 70 मेरा सेकंड चैप्टर है, 71 से 100 मेरा थर्ड चैप्टर है। तो ये इंडेक्स आपका स्टार्टिंग में बनाना चाहिए, आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, आप इंडेक्स देखिए और उस पेज पे पहुंच जाइए और आपको पता लग जाए कि मेरा किस किस तरह से तरीके से हुआ है। तो हम ये सारी चीजें मैनेज करके चलेंगे, सारी चीजें आपको बता
बताते चलेंगे साथ साथ कि कहाँ अपने कंसेप्ट लिखने हैं, कहाँ पर अपने क्वेश्चंस को जिस ढंग से करना है, कैसे अपने आरटीपी को मेंशन करना है, कैसे अपने प्रीवियस एग्जामिनेशन को करना है। और आपको मैं गारंटी देता हूँ आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हम कराएंगे क्लास में और आरटीपी और जो भी सारा स्कैनर्स के आज तक के क्वेश्चंस आए हैं सब हम कवर करके चलेंगे, और इससे बाहर पेपर आता ही नहीं है। आप मतलब 30 इयर्स हम पूरा कवर्ड अप करके चलेंगे, इससे बाहर पेपर कभी आ ही नहीं सकता, और आ भी जाए तो तुम्हें आता होगा बहुत इजीली। तो ये आपने पहले से अपने अंदर स्टेप बना के चलने कि मुझे क्वेश्चन की मार्किंग बहुत अच्छे ढंग से करनी है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग को बहुत अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। सही बोल रहा हूँ, दिल लगा के करना। आपके 95, 97, 94 जिस सब्जेक्ट में आ सकते हैं ना, वो सच में कॉस्ट अकाउंटिंग है। आप टैक्सेशन में, लॉ में कभी 95 स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टैक्सेशन में थ्योरी भी आती है, प्लस सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्रोविजंस भूल जाते हैं और पढ़ना उससे ज्यादा पड़ता है। जितना आपका टैक्स का पूरा कोर्स है ना, उतना आपका एक डायरेक्ट टैक्स है ना, उतना हमारी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाएगी। इनडायरेक्ट अलग छोड़ दो, तो मतलब वो डबल मेहनत मांगता है और हमारा सब्जेक्ट आपसे आधी मेहनत मांगता है। बट आपको समझ के अच्छे ढंग से चलना है, साथ ही टोक देना अगर कुछ चीज नहीं समझ में आएगी। तो करें स्टार्ट, यस और नो? यस सर। आपके सब्जेक्ट का नाम वैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग जस्ट वैसे लिखा है। तो बताइए क्या होता है कॉस्ट? एनीवन कोई मुझे बता सकता है कि क्या होता है कॉस्ट? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉस्ट की। बताइए, पढ़ा है आपने इकोनॉमिक्स में? बताइए अभी कॉस्ट क्या होता है? खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सपेंसिव। कोई भी खर्चा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये फोन बना रहा हूँ, तो इसका जो खर्चा आएगा वो क्या है आपके पास? कॉस्ट है। ये मैं पेन बना रहा हूँ तो वो क्या है? कॉस्ट है। कोई भी चीज बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक कार बनती है तो उसके लिए भी जो खर्चा आता है वो क्या है? कॉस्ट है। तो कॉस्ट क्या है बेसिकली? तो अगर आप खुद सोच के देखिए अपने माइंड से कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगा, आपको कॉस्ट को एनालाइज करना है। कॉस्ट को एनालाइज क्या करना है, आपने ये देखना है कि कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हमने आपने आपने कॉस्ट अकाउंटिंग अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जो भी फीस पे किया, ये फीस मैंने कैसे डिसाइड की होगी? ऑब्वियस है, मैंने इसकी क्या निकाली होगी? कॉस्ट। फिर उसके बाद इसका क्या चेक किया होगा? सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जांपल एक आईफोन मार्केट में आता है, अब उसकी क्या जाननी पड़ती है? पहले कॉस्ट, और फिर हम उसका क्या डिसाइड करते हैं? सेलिंग प्राइस। तो ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट, तो समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसा स्टेप हुआ? सेकंड वन स्टेप हुआ। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फॉर एग्जांपल कुछ भी बना रही है, कोई भी चीज, तो बताइए उसके लिए पहले कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग जरूरी है? बताइए। सबसे पहले क्या जानना चाहिए उसको? कॉस्ट कॉस्ट। अकाउंटिंग, क्योंकि उसको पहले प्रोडक्ट की क्या जाननी होगी? कॉस्ट, और उसके बाद ही वो क्या जान पाएगा? उसका सेलिंग प्राइस। अगर वो कॉस्ट गलत निकालता है और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में चला देता है, तो नेचुरल सी बात है, हो सकता है एक प्रोडक्ट 100 रुपीज का उसको कॉस्ट कर रहा है, वो मार्केट में उसको 200 का सेल आउट कर रहा है, बच्चों उसका बिजनेस पिट जाएगा। रीजन, क्योंकि 100 रुपए वाली चीज 200 में बिकेगी, तो नेचुरल सी बात है कॉम्पिटिटर उसको कितने में बेच देगा आके? 110 में, क्योंकि मार्जिन इतना आप ले रहे हैं। बट अगर यही चीज आपने 100 रुपए में बनाई और मार्केट में आके 50 में बेच दी, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको ना तो लॉस होना चाहिए, ना एक्सेस प्रॉफिट होने चाहिए। एक्सेस प्रॉफिट होंगे तो कॉम्पिटिटर आपका बिजनेस खत्म कर देगा आके। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों चीजों को मैनेज करके एक अकाउंटिंग को जानना, उस अकाउंटिंग के लिए आप जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। आप ये देखते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या पड़ने जा रही है, मुझे ये प्रोडक्ट एक्चुअल में कितने का पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज का पिज्जा आता है, आप खुद सोचिए, अब वो पिज्जा मान लीजिए 400 रुपीज का है या 500 रुपीज का है। आप सोचिए डोमिनोज अगर 50 रुपीज का पिज्जा बना के 500 में अगर सेल आउट करेगा ना, तो मार्केट में एक्चुअल सी बात बता रहा हूँ पिट जाएगा। बट अगर वो 400 का बना के और उसे 500 में बेच रहा है, तो नेचुरल सी बात है लोग उसके पेमेंट देंगे। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि उसे सिर्फ कॉस्ट में ये देखना है कि प्रोडक्ट पे जो लगा है वही देखना है, उसके साथ साथ उसने जो ऑब्वियस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, एम्बियंस दिया है, जो आपको एक कहीं ना कहीं ब्रांडिंग प्रोवाइड की है। आप डोमिनोज से पिज्जा खाने जाते हैं, वहां पर आपको जो बैठने का स्पेस मिल रहा है, तो वो भी उसने आपके कॉस्टिंग में चार्ज करना है। तो कॉस्टिंग में बहुत सारी चीजें चार्ज होंगी। हमें प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले हर चीज को एनालाइज करना है कि हमारा प्रोडक्ट कितने का हमें पड़ने जा रहा है। फिर हमें ये सोचना है कि वो प्रोडक्ट पे कुछ और अदर खर्चे हो सकते हैं जिससे वो प्रोडक्ट कंफर्टेबल बन सके, जिससे वो मार्केट को एक्सेप्ट कर सके, तो वो भी खर्चे साथ में लेके चलने हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी लेके चलने हैं, सेलिंग स्टाफ की कमीशन भी लेके चलनी है, बहुत सारी चीजें हैं। जब सारी चीजों को हम अगर ऐड ऑन कर दें, तो हमें
प्रोडक्ट की कॉस्ट की पता लग जाती है, और जैसे ही हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट पता लगती है तो हम उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ही हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे, अगर हमारा कॉस्टिंग बिल्कुल करेक्ट है तो देखिए हम नेचुरल सी बात है सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हमारी कॉस्टिंग गलत हुई तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कॉस्टिंग समझ में आ रहा है कि कॉस्ट बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आपको कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनानी है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेडिंग है, वो आपकी बाद की प्रोसेस है। बट सबसे पहला प्रोसेस अगर हम बिजनेस में स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है। हमें ये देखना पड़ता है, अगर हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं हूं, मैं सिर्फ माल लाके बेचता हूं, तो मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग चाहिए। मुझे सिर्फ क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता था। आपको पता होगा, सबने अपने फाउंडेशन लेवल में पढ़ा होगा कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कौन बनाता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। जो पर्सन मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, सिर्फ माल लाके बेचते हैं युक्ता, वो क्या होते हैं आपके पास, क्या होते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। उनको कोई भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड नहीं है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल मैं खुद मैन्युफैक्चर भी करता हूँ और अब बेचता हूँ, तो मुझे सबसे पहले कौन सी अकाउंटिंग की नीड है युक्ता, बताइए। कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आ रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है, जो भी कोई मैन्युफैक्चर करता है उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आपको क्या करना पड़ेगा। जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए आपको सबसे पहले क्या जानना है, कॉस्ट अकाउंटिंग जाननी है। आपको ये देखना है कि कॉस्ट कैसे पड़ने जा रही है, किस लेवल तक मैं उसको मेंटेन करूं। आपको सिर्फ ये भी नहीं है कि कॉस्ट को इकट्ठा कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पिज्जा बनाने की कंपनी लगाने जा रहा हूँ और मैं ये देख लूं कि ये चीजें लग सकती हैं, बट उस लिखने के साथ ही मैं मार्केट में वो प्राइस बता दूं, नहीं, नॉट ए पॉसिबल। मुझे कॉम्पिटिटर को भी कहीं ना कहीं एनालाइज करना पड़ेगा। मुझे ये भी देखना पड़ेगा उस कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है। अब दो आगे चीजें और बताता हूँ, दो चीजें और होती हैं आपके साथ। एक होती है कॉस्ट रिडक्शन, एक होती है कॉस्ट कंट्रोल। अब कॉस्ट रिडक्शन क्या है, कॉस्ट कंट्रोल क्या है? अश्मित, कॉस्ट रिडक्शन क्या हो सकता है बच्चा? कॉस्ट तो समझ में आ गई, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट रिडक्शन क्या हो सकती है बच्चा? रितु बताओ, क्या हो सकती है? सर कॉस्ट को रिड्यूस कर देना। कॉस्ट को रिड्यूस कर देना। रिड्यूस किस लेवल तक, किस हिसाब से? विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बताइए। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया क्वालिटी के साथ, तो क्या वो कॉस्ट रिडक्शन हुई, या तो वो तो नुकसान दे जाएगी, बताइए। वो तो फिर आपने प्रोडक्ट को चीपर बना दिया। प्रोडक्ट चीपर बन गया तो नेचुरल सी बात है, मार्केट में आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो कॉस्ट रिडक्शन में क्या है आपके पास? ऑब्वियस है, आपने ऐसा वे लगाना है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट को रिडक्शन रिडक्शन कर सके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कॉस्ट रिडक्शन का। बहुत सारी कंपनी है, पहले कोई कार्टून यूज करती थी, फॉर एग्जांपल बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस यूज करती थी, गत्ते के पैकिंग यूज करती थी। अब वो आज की डेट में उस गत्ते के पैकिंग को अवॉइड करके वो ऐसी पैकिंग को यूज कर रही है जिससे वो नेचुरल सी बात में बाद में डिस्पोजेबल भी हो जाता है और उसको यूज भी नहीं करना पड़ता, टेंशन भी नहीं आती। जैसे मैं आपको एक बात का आंसर देता हूँ। आपने देखा होगा, आपने बारबेक्यू का नेम सुना होगा सबने। आप पहले क्या करते थे, हम लोग जब भी कोई खाना बाहर से ऑर्डर करते थे तो बच्चों कैसे कंटेनर्स आते थे, प्लास्टिक के ना, यस और नो? हमने घर में खाना ऑर्डर करते थे, प्लास्टिक कंटेनर आते हैं ना, उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर ढक्कन लगा होता है और वो प्लास्टिक का यूज करते हैं। बाद में आप रीयूजेबल भी कर सकते हैं, वो प्लास्टिक का छोटे छोटे कंटेनर्स आते हैं व्हाइट कलर के, सबने देखे होंगे। बट नाउ डेज कंपनीज कौन सा यूज कर रही है बताना? अब बारबेक्यू नेशन ने बहुत यूज किया, हल्दीराम ने यूज कर लिया, बहुत सारे लोगों ने यूज कर दिया, पेपर प्रोडक्ट आ गए। बच्चों वो इतना इजी है, उस पेपर प्रोडक्ट में आप खाना पैक करके भेज देते हैं, उसको रीयूजेबल तो नहीं कर सकते ज्यादा, बट वो कंपनी के लिए चीपर भी पड़ता है। और दूसरा एक और बात भी, डिस्पोजेबल नहीं है, आपको उसको कोई प्लास्टिक से नुकसान नहीं है, सब कुछ खत्म कर दिया, पेपर प्रोडक्ट से बना दिया वो। तो कहीं ना कहीं वो क्या, कौन सी टेक्निक हुई, कॉस्ट रिडक्शन की। कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्वालिटी के साथ। तो कॉस्ट रिडक्शन क्या, आपको क्या करना है, कॉस्ट को कम करना है। बट किस तरह से कम कर सकते हैं, तो विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी। क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करना, आपने क्वालिटी को अच्छे बना के रखना है। अभी बताइए, डोमिनोज पे आप पिज्जा लेने जाते हैं तो पहले डोमिनोज पिज्जा के साथ आपको देखा होगा, कभी भी बहुत टाइम पहले जब हम चलते थे तो ऑरिगेनो जो होती थी, या आपके पास फॉर एग्जांपल चिली फ्लेक्स होती थी, तो पैकेट्स कम रखते थे। आपने उन्होंने क्या रखा होता था, आपके पास कंटेनर छोटी छोटी शीशियां रखी हुई थी। बट अब नहीं चलता वो, अब उन्होंने सबके साथ पैकेट्स देने शुरू कर दिए, सैशे देने शुरू कर दिए। उन्होंने उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। वो कहते हैं कि उससे वेस्टेज कम होती है, सैशे में एक पर्सन यूज करेगा, दो पर्सन यूज करेंगे, मान लीजिए दो सैशे यूज कर लेगा, चार कर लेगा, बस इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, कॉस्ट को काफी रिडक्शन कर दी। तो हमें कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, बताइए भाई, विदाउट अफेक्टिंग कॉस्ट रिड्यूस्ड। आज लिखना नहीं है, सिर्फ बस जस्ट आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं अभी, जस्ट सिर्फ आज तो बेसिक्स है। बताइए, विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी। अब बताइए, कॉस्ट कंट्रोल क्या हुई? रिडक्शन तो समझ में आ गया, कॉस्ट को कम करना, बट कॉम्प्रोमाइज किए बिना क्वालिटी से। अब बताइए, कोई भी पर्सन, बताइए,
कॉस्ट कंट्रोल क्या होगा, बोलिए। सर इसमें क्वालिटी भी कम हो जाती है। नहीं, कंट्रोल से तो क्वालिटी तो कंट्रोल तो कम करनी ही नहीं है, फिर तो कॉस्ट कम करना होगा ना। रिडक्शन या कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? अगर कोई प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है हाँ और वो जी, ज्यादा हो रही है तो उसको कंट्रोल कैसे करें, ये कोई उसे। यस, अब यहाँ पॉइंट आता है, ये कॉस्ट रिडक्शन नहीं है, कॉस्ट कंट्रोल है। कॉस्ट कंट्रोल का फॉर एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं मटेरियल परचेज करता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने मटेरियल परचेज किया 3 मंथ्स का। ऋतु कितने मंथ्स का परचेज किया? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का मटेरियल परचेज कर लिया, और जबकि जिससे मैं मटेरियल परचेज करता हूँ वो मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, या लगा लीजिए सिर्फ 7 या 8 दिन में मेरे पास माल आसानी से सप्लाई हो सकता है, मतलब वो बिल्कुल नियर बाय रहता है। तो क्या मुझे 8 दिन का मटेरियल रखना चाहिए, या ऋतु 3 महीने का मटेरियल रखना चाहिए अपने गोडाउन में? 8 दिन का सर। अब 3 महीने का रख रहा था तो मेरी स्टोरेज कॉस्ट क्या आ रही थी? एक्सेस आ रही थी। बट अब 8 दिन का रखूंगा तो स्टोरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी? कम हो जाएगी। ये कौन सी टेक्निक हुई? कॉस्ट कंट्रोल। जो एक्सेस खर्चे हम कर रहे हैं, हमें देखना है अपने बिजनेस में हम एक्सेस कहाँ जा रहे हैं। हमने मटेरियल गलत तरीके से खरीद रहे हैं, या हम उसकी स्टोरेज हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं प्रॉपर ढंग से, या हम उसकी पैकेजिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, या हम हो सकता है प्रोडक्ट को डिलीवर करने में कहीं ना कहीं गलती कर पा रहे हो। तो वो सब चीजें जो हमें बाद में पता लगती है कि ये चीज हमसे गलती हुई है और हम ये इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो कॉस्ट कंट्रोल है। रिडक्शन का मतलब क्या है कि आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपने कॉस्ट को कम ले आए विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। बट यहाँ तो आप गलती कर रहे हैं, वो गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गलती क्या है आपके, जो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे वो क्या है आपके पास? कॉस्ट कंट्रोल है। मतलब जहां आप एक्सेस खर्चा कर रहे हैं, जहां नीड ही नहीं है आपको एक्सेस खर्चा करने की, उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए कहीं पर आप एक्सेस लगा के चल रहे हैं, तो वो क्या है आपके पास? कॉस्ट कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाता हूँ, मेरे क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, और मैं 50 स्टूडेंट्स की क्लासरूम में 10 बच्चों को पढ़ाऊं तो बेकार है ना। सिंपल सी बात है। 50 क्लास, बट अगर एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें 10 बच्चों की कैपेसिटी है या 15 बच्चों की कैपेसिटी है, उसमें 10 बच्चे पढ़ाऊं तो वो ठीक होगा ना। मैं 50 बच्चों की क्लास में 10 बच्चे बिठाऊंगा तो 40 की कैपेसिटी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है ना कहीं वो क्या होगा? नॉट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो मेन थिंग क्या है कि हमें कॉस्ट का मतलब क्या है, आपको कॉस्ट कंट्रोल कैसे करनी है, आपने ये देखना है कि आप कहाँ वेस्टेज कर रहे हैं, उस वेस्टेज को कहाँ पर आप रोक सकते हैं। तो वो जो आप वेस्टेज को रोकने की कोशिश करेंगे वो आपके क्या होगा? कॉस्ट कंट्रोल। तो अभी आगे समझेंगे कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन को पूरी अच्छी तरह से, इसके आपके डिफरेंस भी करेंगे। बट मैंने आपको सिंपल ओवरव्यू दिया, बताइए इसमें कोई डाउट हो तो बताइए कि ओवरव्यू क्या था, कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है। आप जब अपनी वेस्टेज को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो आपके कॉस्ट कंट्रोल है। बट अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप कॉस्ट को कम करके दिखा देते हैं विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी, वो क्या है? आपकी कॉस्ट रिडक्शन। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। और किसी को बताइए, सब लोग। नो सर। अब बात करते हैं कॉस्ट है क्या। पहले तो आप कॉस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉस्ट पे ना काफी सारी चीजें हैं। कुछ कॉस्ट आएगी आपके पास, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, सीए फाउंडेशन में आप सबने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, +1 +2 में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है। कुछ कॉस्ट आती है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये पढ़ी आपने। कुछ कॉस्ट आएगी आपके पास एलिमेंट के अनुसार आपकी कॉस्ट, जैसे मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, हम आपके साथ अभी बात करेंगे, वो आपने आज पढ़नी है। तो अलग अलग तरह की कॉस्ट है, कुछ फंक्शंस के हिसाब से कॉस्ट आएगी, कुछ अलग अलग तरीके से कॉस्ट आएगी। बट आज मैं आपसे एक चीज डिस्कस करने जा रहा हूं सबसे पहले। वैसे आज अब हम कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहे, आज हम बेसिक्स करेंगे। तो हम सबसे पहले आज ये देखना चाह रहे हैं कि आपको आपके सिलेबस को पढ़ना कैसे। तो पहले तो सिलेबस कैसे पढ़ना है वो बताता हूँ, प्लस में आपको कॉस्ट कैसे बनती है, कैसे कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है वो स्टार्ट करते हैं। आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से। फॉर एग्जांपल हमने ये सोचा डोमिनोज का पिज्जा 500 में मार्केट में आके बिका, तो डोमिनोज ने ये सोचा होगा कि मुझे इसकी कॉस्ट किस तरह से निकालनी है। उसने हर चीज को एनालाइज किया होगा कि कहां पर कौन सी चीज को मेरे को किस सेक्शन में रख के चलना है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ने आते हैं, तो आपको जो मैं बुक्स दे रहा हूं, आपको जो क्लासेस के लिए सॉफ्टवेयर मिल रहा है, ये सब चीजें आपको डायरेक्ट कॉस्ट दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं? ये आपको दिखता है सर का ये खर्चा हुआ, मेरी पढ़ाने की फीस है वो आपको दिखता है सर को खर्चा हुआ। बट अगर इस
चीज को चलाने के लिए और भी बहुत सारी हिडन कॉस्ट होती है जो हमें नहीं पता होता है, वो भी बहुत सारी कंसीडर करके चलनी होती है। कि जो वो जैसे मार्केटिंग है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पोस्ट डालनी है, या फॉर एग्जांपल आपने कोई क्या कहते हैं लीफलेटिंग करनी है, ये सब चीजें भी तो हैं। तो वो सब चीजें जो आपके पास कंसीडर होंगी वो अलग लेवल पे कंसीडर होंगी। तो आपका डोमिनोज का पिज्जा जब मार्केट में पहुंचता है ना, तो पिज्जा के अंदर सिर्फ पिज्जा की जो कॉस्ट है वही नहीं ऐड होनी होती, बहुत सारी चीजों की कॉस्ट हम ऐड करके चलते हैं। तो वो सारी कॉस्ट को हमने समझना है कि किस किस लेवल से हम किस किस कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। तो आज वो हम अच्छी ढंग से पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपके सिलेबस को एक बार एनालाइज करके दिखा देता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके पास? यस सर। अच्छा, ये आपकी मार्किंग स्कीम है बच्चों, जो हमें इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड की है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। हाँ जी, मिल रहा है सभी को? यस सर। अब देखिए, हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ये हमारे चैप्टर्स हैं। टोटल 15 चैप्टर्स आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में जो मॉड्यूल है ना बच्चों, वो बिल्कुल सेम एज इट इज इसी ढंग से डिफाइन किया गया है कि आपको डे वन डे से प्रोसेस से सिखाया जाता है और उसी प्रोसेस से लास्ट तक आपको लेके आया जाता है। मतलब कॉस्ट के लिए जो सबसे पहले प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वाले सोचते होंगे, वही सेम चैप्टर्स के नेम है और उसी हिसाब से हमें चलना है। देखिए, आपके पास एक चैप्टर है मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट को हम बोलते हैं लेबर, एक है आपके पास ओवरहेड्स। देखिए, कॉस्ट के ना बच्चों तीन एलिमेंट्स होते हैं, कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं। हर कॉस्ट तीन चीजों से मिलकर बनी है। कोई भी प्रोडक्ट है, आप इन तीन चीजों के बिना नहीं बना सकते। कौन कौन सा होता है? एक होता है, आप खुद सोच के देखिए कि क्या आप इन तीन चीजों के बिना कुछ बना सकते हैं? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। खुद सोचिए, फॉर एग्जांपल ये आईफोन बनना है, तो इस फोन को बनाने के लिए कंपनी को क्या चाहिए? मटेरियल। बनाने वाला पर्सन कौन होगा? लेबर। और बनाते वक्त मशीनरी की जरूरत है, वो क्या है? एक्सपेंसेस। आप खुद सोचिए, एक रजिस्टर बनना है, रजिस्टर को बनाने के लिए ऑब्वियस है कंपनी को क्या चाहिए? पेपर के लिए प्रोडक्ट्स, आपके लिए मटेरियल, ऑब्वियस है उसको बनाने के लिए लेबर, और उसके ऊपर जो खर्चे करोगे वो आपके एक्सपेंस। तो ये तीन चीजों के बिना कॉस्ट कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो तीन चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कहता है मटेरियल, सेकंड वन लेबर और एक्सपेंस। अब इन तीनों के भी आगे दो दो पार्ट्स होते हैं हमारे सामने, वो भी दो दो पार्ट्स हैं। मैं अभी पूरे चार्ट के साथ एक्सप्लेन करता हूं और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, जो प्रोडक्ट के ऊपर दिखता है। अब फॉर एग्जांपल हम पिज्जा लेने जाते हैं, हमें तो पिज्जा की कॉस्ट दिख रही होती है, हम बार बार ये सोच रहे होते हैं पिज्जा टेस्टी है, तो नेचुरल सी बात है वो हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है, और वो हमें अच्छा लग रहा है। बट कंपनी को पिज्जा बनाने के लिए बहुत सारे इनडायरेक्ट खर्चे भी करने पड़ते हैं। लीफलेटिंग कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कंपनी ऑब्वियस है क्लीनिंग स्टाफ को बहुत सारा सामान प्रोवाइड करती है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वालों को बहुत सारा सामान प्रोवाइड करती है। अभी लेबर नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ उनको जो सामान दिया जा रहा है एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल वहां पर फर्नीचर फिक्चर्स के ऊपर जो आपके पास और बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, आप ऑरिगेनो जो फालतू उठा के ले आते हैं, आप केचप का जो फालतू इस्तेमाल कर लेते हैं, वो सब कंपनी के खर्चों में ही पड़ता है। तो नेचुरल सी बात है वो क्या है आपके?
इनडायरेक्ट मटेरियल। तो कहता है दो तरह से आप मटेरियल को डिफाइन करोगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ऐसे ही लेबर को भी दो तरह से। और एक्सपेंसेस भी जो पिज्जा के ऊपर डायरेक्ट दिख रहे होंगे वो खर्चे क्या होंगे, डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल पिज्जा को डिलीवर करने आ रहा है पर्सन, आपको दिख रहा है। फॉर एग्जांपल ओवन में जो पिज्जा बन रहा है वो आपको दिख रहा है। बट ऐसे कुछ खर्चे जो आपको दिख ही नहीं रहे हैं वो भी तो आपके पास कहीं ना कहीं पिज्जा के ऊपर का पार्ट बनेंगे ना, तो वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारे पास ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, सॉरी, तीनों इनडायरेक्ट मिलकर क्या कहलाते हैं, ओवरहेड्स। अभी पूरे चार्ट से समझेंगे। तो इसका एक अलग चैप्टर है मटेरियल का, जिसमें सिर्फ हमने मटेरियल को पढ़ना है कि मटेरियल को कंट्रोल कैसे करना है, मटेरियल अच्छे ढंग से मंगवाना कैसे है, ऑप्टिमम क्वांटिटी कैसे मंगवाएं ताकि वेस्टेज ना हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैं गोडाउन भर के रख लेता हूँ और उसके बाद वो लगता है 3 महीने में खराब हो जाता है, तो उस मटेरियल का मेरे पास पड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद अब बात आती है लेबर, लेबर को इंसेंटिव स्कीम्स कैसे देनी है, लेबर को खुश कैसे करना है, लेबर को बोनस कैसे देना है, लेबर से काम कैसे ज्यादा लेना है, तो वो सब चीजें हम लेबर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एम्प्लॉय कॉस्ट हमारे पास लेबर आता है, और ओवरहेड्स हमारे पास क्या आते हैं, आपके पास आपका जो भी आपके पास इनडायरेक्ट खर्चे हैं, जैसे आपका ओवरहेड्स, आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ओवरहेड्स मतलब जो आपके सिर के ऊपर से जा रहे हैं, तो वो क्या है, आपके ओवरहेड्स। फॉर एग्जांपल मटेरियल में जो इनडायरेक्ट लगा, लेबर में जो इनडायरेक्ट लगा, एक्सपेंसेस में जो, मतलब जिसके बारे में हमें नहीं पता होता पर प्रोडक्ट के ऊपर वो लगे होते हैं, तो कंपनीज को वो पता होता है कि ऑब्वियस है ये खर्चे हमारे लग रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं लेवाइस की जीन्स ले आता हूँ, तो लेवाइस की जीन्स में मैं तो जीन्स की क्वालिटी देख के कहूंगा ये 4,000 की है या नहीं है। बट जो कंपनी ने उसे 4,000 तक पहुंचाया, तो कंपनी को और भी बहुत सारे खर्चे लगे होंगे। फॉर एग्जाम्पल होर्डिंग्स लगे मिलते हैं मुझे लेवाइस के, 10 जगह मुझे शोरूम्स बने मिलते हैं, 10 जगह मुझे उसके फ्लेक्स बोर्ड लगे मिलते हैं। तो वो सब चीजें कैसे कंपनी ने कहाँ से खर्चे पूरे करने हैं, वो भी तो कंपनी ने यहीं से पूरे करने हैं। तो वो जो खर्चे हैं आपके पास वो क्या कहलाते हैं, ओवरहेड्स। तो उनको कैसे आपने बांटना है। फॉर एग्जाम्पल अब आप सोचिए एक क्लासरूम है जहां पर दो या तीन चार टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो एक टीचर जो पढ़ा रहा है आपको, वो खर्चा जो रेंट है उस क्लासरूम का, वो एक ही टीचर पे पड़ेगा या चार टीचर्स पे पड़ेगा, आंसर करो भाई। चार टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं, बताइए। चार टीचर्स पे। चार टीचर्स पे पड़ेगा, तो चार टीचर्स को जो प्रोपोर्शनेट देना है वो सारे इनडायरेक्ट ही तो है। वो तो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं दिख रहा है, आप पढ़ रहे हैं आपको नहीं दिख रहा है, आपको मटेरियल मिल रहा है आपको नहीं दिख रहा, बट वो चीप चीजें वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के ऊपर डल तो रही है ना, तो जिसका प्रपोर्शन करके डाला जाता है, मतलब वो क्या होते हैं, ओवरहेड्स। मतलब सारे एक प्रोडक्ट पे नहीं डाले जाते, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे धीरे धीरे डाला जाता है, तो वो नेचुरल सी बात है, वो क्या होते हैं, ओवरहेड्स, जिसको हमें प्रपोर्शन करना पड़ता है, जिसको हमें ये लगता है कि हम फॉर एग्जाम्पल अब एलजी है, एलजी क्या बेचती है ऋतु, फटाफट बता एलजी क्या क्या बेचती है। सर मशीन्स, ठीक है, और क्या फ्रिज, बेचती है, और क्या बेचती है, फ्रिजेस बेचते हैं सर। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब चीजें बेचती है। बट सर्विस सेंटर एक ही होता होगा या अलग अलग होते होंगे, सर अलग अलग। सारे के वॉशिंग मशीन का सर्विस सेंटर अलग, फ्रिज का अलग, एसी का अलग, ऐसा थोड़ी होता है। बताओ भाई, ऐसा थोड़ी होता है, युक्ता ऐसा होता है, या सर्विस सेंटर एक ही होता है जहां पर अगर कभी कुछ दिक्कत आ जाए तो एक हम ही बोल, होता है सर, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वही होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वही होते हैं। तो वो जो आपके पास जो सर्विस सेंटर है वो अलग अलग का एक ही जो आपका सर्विस सेंटर है, तो बताइए सब लोग, तो उसका खर्चे को आप कैसे एनालाइज करेंगे। मान लीजिए जितने ज्यादा टीवी रिपेयर हुए होंगे तो टीवी पे डाल दिए जाएंगे उतने खर्चे। फॉर एग्जाम्पल सर्विस सेंटर ने 100 चीजें रिपेयर की, खुद सोचिए 100 चीजें रिपेयर की। अब 100 चीजों में से 20 टीवी रिपेयर किए, 30 वॉशिंग मशीन रिपेयर करी, 20 एसी रिपेयर किए, 10 अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रिपेयर किए, तो जितने भी चीजें किए, या 30 20 और कुछ किया, तो सब पे अपॉर्शन कर देंगे, तो वही क्या आपके पास ओवरहेड्स है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ओवरहेड्स। क्योंकि ऑब्वियस है सर्विस की कॉस्ट, अब मान लीजिए मैं एसी लेके आ रहा हूँ, तो खाली एसी की कॉस्ट थोड़ी मेरे ऊपर पड़ रही है, तो एसी की जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, एसी वाले मुझे जो घर आके मेरे इंस्टॉलेशन करके जा रहे हैं, बाद में कर को खराब हो जाता है तो वो मेरे लिए पार्ट्स चेंज करके जाते हैं, तो वो सब क्या है, जो मेरे पास घर विजिट करते हैं वो सब क्या है, ओवरहेड्स। तो आपको वो भी कंसीडर करके चलना है। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं, और ये फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा थ्योरी का है, जिसमें हमारे पास कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, ये सब चीजें हमारी वेटेज रखती हैं बच्चों 40 to 45%। ये मार्किंग स्कीम है आपकी, यही चीज दिखाना चाह रहा था। देखिए
फर्स्ट चैप्टर 10 to 15%, जिसमें हमारा एक कॉस्ट शीट वाला चैप्टर भी है, वो भी दिखा दूंगा, यहीं पर है आपके पास, आपको मिल जाएगा अभी। और उसके बाद मटेरियल, उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट और ओवरहेड्स। देख रहे होंगे आप, सबको दिख रहा होगा कि आपके पास अप्रोक्स 35 से 40% और 10 से 15% फर्स्ट चैप्टर, तो टोटल कितने होंगे भाई? 45% तो आपका काम किस में हो जाता है? फर्स्ट 4 चैप्टर्स में हो जाता है। तो देख के चलना है सबने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और ये वाला पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट में से आपके पास, इस पार्ट में से टोटल आप लिख के नोट कर सकते हैं 40 to 45% आपका सिलेबस कवर्ड होता है, जिसके ऊपर आपने फोकस करके चलना है। हाँ जी, क्लियर है सबको? और बाकी जो आपके पास 50% सिलेबस है, सोचिए कितने सारे चैप्टर्स हैं, दिख रहे हैं? ये वाला चैप्टर आपका कॉस्ट शीट वाला आप ऊपर ले जाएंगे, 6 नंबर चैप्टर। 5th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 15, ये आपके टोटल चैप्टर्स 50% कवर करेंगे। देखिए कितने इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 चैप्टर। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। उसके बाद बात आती है, कहता है प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के बाद हमें ये जानना पड़ता है कि मटेरियल को कैसे हैंडल करना है, हमने लेबर को कैसे मैनेज करना है, उसको हमने इंसेंटिव कैसे देने हैं, और ओवरहेड कैसे मैनेज करना है। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि हम कॉस्टिंग निकालें किस किस तरीके से, किस किस तरीके की कॉस्टिंग को हम एक्टिविटी के हिसाब से देखें, किस किस तरीके की कॉस्ट को जॉब के हिसाब से देखें, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखें, प्रोसेस के हिसाब से देखें। तो कॉस्टिंग के बहुत सारे मेथड्स होंगे बच्चों। कॉस्टिंग के मेथड्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। डोमिनोज पिज्जा एक प्रोडक्ट है, इसको चाहिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सब चीजें इसको लिए कंसीडर होती है। और ये एक रेगुलर प्रोसेस होगी। आपने एक बार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर ली, आपने एक बार वो इंडस्ट्री सेटअप कर ली, आपने एक बार कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर ली, आप कार ही बेचेंगे और कुछ नहीं बेचेंगे। ये आपकी इंडस्ट्री का नियम हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं और रोड बनाता हूं, फिर अलग कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, रेलवे लाइंस बिछाता हूं, फिर कभी अलग कॉन्ट्रैक्ट कोई लेता हूं, तो हो सकता है मैं कोई बिल्डिंग्स बनाता हूं। तो मेरा काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स लेने का। अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हर बार मुझे अलग तरह का मटेरियल देखना है, अलग तरह की लेबर देखनी है, और उसके बाद उसके एक्सपेंसेस देख के मैंने उसकी कॉस्ट निकालनी है, और उनसे फिर पेमेंट लेनी है कॉन्ट्रैक्ट की। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूँ? मटेरियल लेबर, यहाँ तो सिंपल है, हर बार मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हर बार उसी प्रोसेस से गुजरना है, और मुझे पता है कि वो मेरी प्रोसेस क्या है, और मुझे मटेरियल देखना है, लेबर देखना है, एक्सपेंसेस देखना है, तो मैं उसकी कॉस्ट बना रहा हूँ। बट इस पर्सन को जो कॉस्ट बनानी होगी बच्चों, वो कौन सी कॉस्टिंग बनाएगा? उसका मेथड क्या होगा कॉस्ट का एनालाइज करने का? उसका मेथड क्या होगा बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। वो इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेगा, वो इस कॉस्ट शीट्स को यूज नहीं करेगा। इसमें जो आपके पास कॉस्ट बनाई जाएगी, इस कॉस्ट शीट को वो यूज नहीं करेगा। वो कौन सी कॉस्टिंग यूज करेगा बताइए? तो इसके अलग अलग मेथड्स हैं। अब दूसरे पर्सन की बात करते हैं आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बुटीक पे जाते हैं, आप बुटीक पे गए, आपने उसको सूट दिया। अब उस सूट का क्या वो एक ही सबसे चार्जेस लेती है कि सबसे 2000 लेने हैं? नहीं। आपने वर्क ज्यादा करवाया तो उसने 3000 टैक्स मांग लिए, आपने वर्क कम कराया तो वो 1500 भी ले सकती है। तो वो हर बार आपके लिए कॉस्ट जो निकाल के चलती है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करती, वो जॉब कॉस्टिंग का यूज करती है। क्योंकि उसके लिए आप क्या हो? एक जॉब हो। आपकी जॉब कंप्लीट होने पे हमें क्या मिल जाएंगे? पैसे। और उसके लिए आपको जो कॉस्टिंग निकालनी है वो क्या है?
जॉब कॉस्टिंग, उसे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड से कॉस्टिंग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके सूट तो हर रोज नए आ रहे हैं। वो तो एक तरह से डिजाइनर है, जो आप कहोगे उसके लिए वो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रही है। तो नेचुरल सी बात है, उसे क्या चाहिए, जॉब कॉस्टिंग। वो आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड नहीं है। डोमिनोज में पिज्जा लेने जाओगे तो पिज्जा सबके लिए एक जैसा ही बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल 500 का पिज्जा है, तो आप पिज्जा को ये नहीं कह सकते कि सर इसे 500 की जगह 350 में मुझे ऑफर कर दीजिए। वो कहेंगे सर हमारा प्राइसिंग 500, आपको लेना लीजिए, नहीं लेना ना लीजिए। बट आप अगर बुटीक वाले के पास जाएंगे, वो कहेगी मेरे पास अगर 500 रुपीज किसी सूट का प्राइस है तो आप 350 में भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये वर्क कटवा दो, तो नेचुरल सी बात है मैं आपसे 350 चार्ज कर लूंगी। तो वो उसकी जॉब कॉस्टिंग है, क्योंकि आपके साइज के अनुसार वो डिजाइन होना है। पिज्जा का साइज सेम होता है, हर बार एक ही जैसी कॉस्टिंग यूज करनी है, बट जॉब वाले आपके पास आप ही के साइज के अनुसार तैयार कर रहे हैं, आप ही के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे पेंट कोट सिलवाना है, तो नेचुरल सी बात है उसका मेरे लिए अलग एक कंसेप्ट है, तो वो मेरी क्या है, जॉब कॉस्टिंग। तो अलग अलग कॉस्टिंग के मेथड्स हैं, वो आपके पास सिलेबस में दिए हुए हैं कि कैसे कैसे आपको कॉस्ट निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक होटल इंडस्ट्री चलाता हूं, और उस होटल को जो कॉस्ट निकालनी पड़ती है पर रूम, क्योंकि उसके लिए तो रूम्स के ही रेंट आना है। सबसे बड़ा क्या है, इनकम, रूम से जो रेंट आ रहा है। तो वो कौन सी कॉस्टिंग यूज कर रहा है, होटल क्या है, आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, बताइए, सर्विस कॉस्टिंग। तो वो क्या एनालाइज करेगा, सर्विस कॉस्टिंग। मैं हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल वाले ऑब्वियस है पर बेड मुझसे जो चार्ज कर रहे हैं, वो क्या है आपके पास, सर्विस कॉस्टिंग। तो अलग अलग तरह की कॉस्टिंग पढ़ेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट बैच वाइज बनता है, लॉट वाइज, लॉट साइज है उसके, उस बैच की अलग से कॉस्टिंग आप जानना चाहते हैं, तो वो क्या होगी, बैच कॉस्टिंग। तो हमारे पास 4 या 5 चैप्टर्स हैं ये इस टाइप के, जिसमें हमें अलग अलग कॉस्टिंग पता लगेगी। ये देखिए, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस, अगर हम कोई प्रोडक्ट प्रोसेस में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा शुगर केन, गन्ना जिसे आप बोलते हैं, उससे क्या बनता है, शुगर केन का जूस, और फिर क्या बनती है, ऑब्वियस है, शुगर बनती है। तो वो जो प्रोसेस है, शुगर केन का जूस भी तो बिक सकता है अलग से, हो सकता है उसके की बॉटल्स बिकती हो। तो वो जो आपके पास प्रोसेस के हिसाब से बन रहा है, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग भी अगर बीच में, फॉर एग्जांपल आप सोचिए, क्लोथ है, किससे बनते हैं, फैब्रिक से। अब फैब्रिक भी तो बिकते हैं, खाली रेडीमेड गारमेंट्स थोड़ी बिकते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की आपने इंडस्ट्री लगा रखी है वो ठीक है, बट आपका फैब्रिक भी तो बिक सकता है। तो आपको प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करनी पड़ेगी, ताकि आपको अगर कपड़ा बेचना है तो आप ऑब्वियस है उसकी कॉस्ट अलग से जान पाए, बट कपड़े से आपको अगर रेडीमेड गारमेंट्स बेचना है तो उसकी कॉस्ट आप अलग से जान पाए। तो आपको ये प्रोसेस कॉस्टिंग में समझ में आएगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस का मतलब है एक प्रोसेस की अलग कॉस्ट निकाल लो, दूसरे प्रोसेस की फिर कॉस्ट निकाल लेना। तो वो जो दोनों की कॉस्ट आपके काम आने वाली है, वो आपके लिए क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग है। उसके बाद आता है आपके पास ज्वाइंट कॉस्टिंग। कई प्रोडक्ट इकट्ठे ही बनते हैं, अकेले अकेले आप बना ही नहीं सकते हैं, दो प्रोडक्ट्स इकट्ठे बन जाते हैं, जिससे आपका फायदा ही हो जाता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट की कॉस्ट एक साथ दूसरे प्रोडक्ट को बनाने पे आपको थोड़ी कम पड़ जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है इंडिया के अंदर मस्टर्ड ऑयल। पर मस्टर्ड ऑयल बच्चों जो आपके पास निकाला जाता है वो सरसों से निकलता है। अब जो सरसों से मस्टर्ड ऑयल बनाया जाता है, तो उसके साथ एक प्रोडक्ट और निकलता है जो आपके पास एनिमल्स के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल खल जिसे हम बोल जाते हैं, वो आपके पास नेचुरल सी बात है, हम उसको यूज करते हैं एनिमल्स को डालने के लिए, आपको भैंसों को डालने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं यूज होता है। तो आप उसको अगर खाली बनाना चाहेंगे तो आपको बहुत कॉस्ट पड़ेगी, बट आप सरसों के तेल को जब निकालते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाता है, वो उनके भी काम आ रहा है, आपके मस्टर्ड ऑयल भी काम आ रहा है। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपके पास साथ में अपने आप बनेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं फायदा भी है। या अपने आप नहीं बन रहे तो इकट्ठे बना के आपको उसको 2 पैसे का बचत हो जाती है, तो वो क्या है, आपके ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट है, वो हम अच्छी ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम सर्विस के लिए जानना चाह रहे हैं वो हमारी सर्विस कॉस्टिंग है। तो ये जो चैप्टर्स है मार्क कर सकते हैं, सिर्फ ये चैप्टर्स सर्विस कॉस्टिंग से ऊपर वाले, ये 20 to 25% मार्क्स कवरेज करते हैं। मतलब 50% फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपके कवर कर रहे हैं, और अगले 5 चैप्टर्स आपके सिर्फ 20 से 25 नंबर, और उसके बाद जो 3 चैप्टर्स हैं आपके पास, ये आपकी कवरेज करते हैं 20 से 25%। जो अभी हमने पढ़े थे स्टैंडर्ड मार्जिनल, क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में। क्या होता है, एक सिंगल एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो क्या होता है,
मार्जिनल, बट यहाँ पर हमें समझना होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग किस काम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंडस्ट्री में, जिससे पूछूंगा वो आंसर करे जरूर। युक्ता, युक्ता मेरे पास 1000 प्रोडक्ट यूनिट्स बनती हैं। कितनी यूनिट्स बनती हैं? 1000। 1000। मेरे पास दो कॉस्ट है बच्चा, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। मेरा प्रोडक्ट 100 रुपीज का सेल आउट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी उस प्रोडक्ट पे 30, वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 60, और 1000 यूनिट्स पे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी पूरी हो रही है और वेरिएबल दोनों पूरी हो रही है। ठीक, अब मुझे और एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स का ऑर्डर आ जाता है, पर वो मुझे कहते हैं कि हम आपको 100 रुपीज ना देके 80 रुपीज देंगे। क्या मुझे काम करना चाहिए? मेरी फिक्स्ड कॉस्ट पूरी हो चुकी है। और यस सर, करना चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो अगर 100 भी ना प्रोड्यूस करते वो तो फिर भी होती है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कवर हो रही है 60 रुपीज जो है। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि आपने 100 रुपए, जब आपने 1000 यूनिट बेच चुके हैं तो उसमें आप जब फिक्स्ड कॉस्ट पूरी कर चुके हैं अपनी, तो अब बताइए आपको अगर अगले 100 यूनिट पे अगर 80 रुपए भी मिल रहे हैं, 60 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, 20 तो बचेंगे। तो आपको क्या नुकसान है? तो आपको काम कर लेना चाहिए उसके लिए, क्योंकि 20 आपको एक्स्ट्रा बचेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी बात का आंसर देता हूँ। अश्मित एक बात का आंसर देना। अश्मित ये बताइए, अमेज़न किस पॉलिसी पे है बच्चा? अमेज़न कैसे प्रोडक्ट्स बेचता है बताओ, बताइए कैसे बेचता है? चीप प्रोडक्ट्स बनाता है, मतलब परचेज करता है और सस्ते बेचने की कोशिश करता है? बताओ भी, यही करते हैं ऑनलाइन वाले, बताओ Yes. अश्विन। बट अब मैं आपसे एक बात का आंसर देता हूं। एक शॉपकीपर है, फॉर एग्जाम्पल एक रिमोट बेचता है, कोई भी टीवी का रिमोट, वो 500 रुपीज में बनाता है, 500 रुपीज में से कॉस्ट आती है। अब वो सोचता है कि मेरे पास 550 में बिकना चाहिए, तो कितने रुपए बचते हैं उसको? 50 रुपीज। बट उसका एक दिन में एक ही बिक पाता है, तो डेली की प्रॉफिट उस रिमोट से उसका कितना है? 50 रुपए। बट अमेज़न क्या करता है, उसी 500 रुपए के रिमोट को 510 रुपए में बेचता है। कितने कमाता है? सिर्फ 10 रुपए। पर वो कहता है हर 1 आवर में मुझे कितने बेचने हैं? 5 बेचने, 5 पीस इसके बिकने चाहिए। 24 आवर्स में कितने बिकेंगे? कितने बिकेंगे 5 के अनुसार? 120। 10 पर पीस कमा लूंगा तो मेरे को प्रॉफिट कितना आ जाएगा? बताइए कितना प्रॉफिट आएगा? 1200 रुपए प्रॉफिट आ गया। अब बताइए अमेज़न प्रॉफिट में रहा या शॉपकीपर प्रॉफिट में रहा? बताइए। आज की डेट में कोई प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है ये मैटर नहीं करता, कितनी देर में बिक रहा है ये मैटर करता है या नहीं करता? यस और नो? यस, ये बहुत मैटर करता है। ऋतु क्लियर हो रहा है? आज की डेट में कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं सोचूं मेरा मार्जिन है, फॉर एग्जांपल मेरा मार्जिन है 50 रुपीज, बट पूरा दिन लग जाता है एक प्रोडक्ट को बेचने में। बताइए, पूरा दिन लग रहा है उसको बेचने में, बट अगर मैं उसको 1 घंटे में बेच रहा हूं, बताइए मुझे 1 घंटे वाले में फायदा है, या बताइए 1 घंटे में 5 पीस बेचने में फायदा है, या बताइए 24 घंटे में एक बेचने में फायदा है? वापस 1 घंटे में 5 पीस बेचने में फायदा। तो यही कंपनीज आजकल कर रही हैं बच्चों। ये सारा कंसेप्ट किसके अंदर आता है? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। ये हम सीखने को मिलता है हमें कि मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या चीज, कि हमें कैसे मार्जिन को पढ़ना है, कितने को मार्जिन हमारे पास इफेक्ट करते हैं, कहाँ हम ये करके कोशिश कर सकते हैं कि हम जब पढ़ेंगे इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, कि ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, इससे हमें ऊपर जाना है तो ऑब्वियस ये वेरिएबल कॉस्ट है। इस फिक्स्ड कॉस्ट को एनालाइज करके हम कैसे आगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट बना सकते हैं, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, कहाँ पर इसका खर्चा कम कर सकते हैं, कौन सा की फैक्टर है जिसपे हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ऋतु दो चीजें रखता हूँ, जीतू आंसर करेगी। मेरे पास है मटेरियल बच्चा, और एक है मेरे पास प्रोडक्ट बनता है लेबर से। अब बताइए मेरे पास अगर मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें मटेरियल ज्यादा लगती है पर लेबर कम लगती है, और एक प्रोडक्ट है जिसमें लेबर ज्यादा लगती है मटेरियल कम लगता है, अब बताइए मेरे पास कभी मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए? लेबर वाला। और अगर लेबर की कभी शॉर्टेज हो जाए तो कौन सा बनाना चाहिए? मटेरियल वाला।
तो ये सब चीजें भी एनालाइज करना कि हमें कब कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए मार्केट के लिए, कब कौन से प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करवा सकते हैं हम, तो ये सब मटेरियल कॉस्टिंग का एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास ये 3 चैप्टर्स लास्ट के बच्चों 20 से 25 नंबर के हैं आपके पास। एक है बजट कॉस्टिंग, हम बजट बना के चलते हैं कि कब कौन से प्रोडक्ट पे कितना बजट लगाना है, कब कितना प्रोडक्शन करना है, कब कितना सेल्स करनी है, तो सारे बजट्स हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड में हम कंपेयर करेंगे हमने कितना सोचा था एक्चुअल में कितना हुआ, कितना वेरिएंस आया, कितने परसेंट हम वेरी कर गए, हमने जो सोचा था उससे हम कितने परसेंट आगे चले गए या पीछे आ गए, या कितने लेवल तक हम आगे जा रहे हैं, किस लेवल की वजह से हम आगे जा रहे हैं, हमारा मिक्स तो नहीं गलत हो गया, हमारे ऑब्वियस है कुछ और तो नहीं गलती होगी। मिक्स का मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल हमने केक बनाना था, केक बनाते हैं हम, उसमें चॉकलेट डालते हैं, वनीलास डालते हैं और बहुत सारी चीजें डालते हैं, कैरेमल्स डालते हैं। अब बताइए फॉर एग्जाम्पल हमने कैरेमल ज्यादा डाल दिया जिसकी वजह से हो सकता है टेस्ट भी बिगड़ गया, और हो सकता है कैरेमल से टेस्ट ना भी बिगड़ा, बट कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ गई है। तो हमें ये भी सोच के चलना है कि हमें कॉस्टिंग को भी कंट्रोल करना है, हमें मिक्स को भी प्रॉपर बना के रखना है, उसका स्टैंडर्ड क्या था उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 2 लीटर की पैकिंग कोको कोला की दे रही है तो पेप्सी वालों को कितने की पैकिंग बनानी चाहिए, 2.25 लीटर या 2 लीटर, बताइए बताइए। जब कोको कोला 2 लीटर दे रही है तो हमें भी तो 2 लीटर के प्राइस को ही निकालना होगा। हम 2.25 लीटर निकाल के कस्टमर को कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि हम 2.25 लीटर बेच रहे हैं। कस्टमर ये सोचेगा कि यार आपकी कोक वालों की 80 रुपीज, आपकी 90 रुपीज है, वो तो 10 रुपीज का गैप देखेगा, वो ये नहीं देखेगा 1.25 लीटर 0.25 लीटर एक्स्ट्रा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, अपनी कॉस्ट को भी उसी स्टैंडर्ड से मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो ये आपके पास 20 से 25 नंबर है। तो आपको क्लियर हुआ आपका सिलेबस किस तरह से बटा हुआ है। हाँ जी, फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो हैं आपके पास 40 to 45%, जिसमें कॉस्ट शीट इंक्लूड है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपकी नीचे वाले में आती है, जॉब कॉस्टिंग वाले में। आपके पास 6 to 10 11 12 तक जो चैप्टर्स हैं ये 20 to 25%, और फिर जो आपके पास 13 14 15 चैप्टर है ये आपका 20 to 25%। ये आपका सिलेबस का क्राइटेरिया है। और क्या क्या पढ़ना है हमने आपको एक बार ओवरव्यू दे दिया कि क्या क्या हम इसके अंदर रीड करेंगे। हम ये सब चीज कॉस्टिंग में पढ़ते जाएंगे, हमें समझ में आता चला जाएगा कि मार्केट के अंदर क्या क्या है, किस चीज से कंपनी सोच सकती है, ये सब चीजें हम इसके अंदर कंसिडर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं आपके पास बेसिक कॉस्टिंग की, कि जिससे हम समझ सकें कि कॉस्टिंग है क्या। उसका चार्ट भी बनाएंगे और उसे अच्छे ढंग से समझेंगे। स्क्रीन शेयर हो रहे हैं ना, यस सर। आपको भी साथ साथ बनाना है, इसको अच्छे ढंग से समझ के चलेंगे इसको। एक बार पहले कॉस्ट को समझेंगे फिर आपको अच्छी से हर चीज समझ में आएगी। कोई भी प्रोडक्ट है कितनी चीजों से मिलकर बना है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। पेंसिल।
चलो बना ही देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। हाँ जी, दिख रहा है सभी को? क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चल, अब हम बेसिक कॉस्ट शीट साथ साथ बना के चलेंगे। बेसिक कॉस्ट शीट का मतलब कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जब भी जाननी है तो उसके लिए आपको क्या है, तीन सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करने हैं वो है बेसिक कॉस्ट शीट। तो देखिए सबसे पहले
पहले सबसे पहले हम तीन चीजों को कंसीडर करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए, जिसके बिना तो प्रोडक्ट चल ही नहीं सकता। बताइए, इन तीनों चीजों को हम क्या कहेंगे? क्या होगी ये? सबसे पहले प्राइम कॉस्ट क्या होगी भाई? प्राइम कॉस्ट, जिसके बिना आपका प्रोडक्ट चल नहीं सकता, मूव ऑन भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपने प्रोडक्ट को चलाने के लिए सबसे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आपकी क्या पड़ने जा रही है। डायरेक्ट मटेरियल का कितना खर्चा है, लेबर का कितना है, एक्सपेंसेस का कितना है, ये तीनों चीजें मिलकर ही आपकी क्या बनती है? प्राइम कॉस्ट बनती है। तो क्लियर हो रहा है? सबसे पहले प्राइम कॉस्ट कौन सी होती है? कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा है, क्या आप उसे इग्नोर कर सकते हैं? मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं पढ़ाने के लिए बुक्स जो देता हूँ मैं उसे इग्नोर कर सकता हूँ? या जो भी हम और भी चीजें जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो ऐसी कॉस्ट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो कॉस्ट इग्नोर नहीं हो सकती वो क्या होती है बच्चों? आपके पास प्राइम कॉस्ट। पिज्जा खाने जाते हैं, क्या पिज्जा की क्वालिटी से ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया, पिज्जा से ही क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दिया, क्या 500 रुपीज कंपनी को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। बट अगर कंपनी ने और अदर कॉस्ट है, कुछ हो सकता है एम्बियंस में थोड़ा बहुत फर्क डाल दे, कुछ और भी कर दे, तो वो जो कॉस्ट है वो अदर कॉस्ट में आती है, तो उससे कुछ कॉम्प्रोमाइज कंपनी कर सकती है। बट ये तीनों चीजों से कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और ये प्रोडक्ट की दिखती भी है। सामने वाला पैसे जो पे कर रहा है सारे किसके लिए पे कर रहा है? ऑब्वियस इस तीन कॉस्ट के लिए पे कर रहा है, और किसी चीज के लिए पे नहीं कर रहा है। वो आप उससे ले रहे हो बट, और उससे आप उससे चार्ज कर सकते हो, बट वो आप वैसे आपको किसके लिए पैसे दे रहा है? प्राइम कॉस्ट के लिए। ऋतु, आप अगर पिज्जा खाने जाएंगे तो आप पिज्जा के लिए पैसे दे रहे हैं ना, बाकी सब चीजों के लिए तो आप पैसे नहीं दे रहे हैं ना। आपको एम्बियंस अच्छा है, पिज्जा बेकार है, क्या आप जाओगे दोबारा? नो सर। नहीं। बट अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और आपके पास उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी है, तो क्या आप लोगे? नहीं लोगे। तो वो आप अदर कॉस्ट में कंसीडर कर सकते हो, उससे आप गुजारा कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आप उसको कहीं ना कहीं कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। बट जो कॉस्ट आपको बनी दे के चलती है वही क्या होती है? आपकी प्राइम कॉस्ट। तो पॉइंट टू बी नोटेड, प्राइम कॉस्ट कौन सी होती है? जिसके बिना आप चल ही नहीं सकते, मतलब जिससे आपका प्रोडक्ट चलेगा, तो वो क्या है आपके पास? प्राइम कॉस्ट है। आगे चलिए। बहुत ध्यान से समझ के चलना, साथ साथ कॉस्ट शीट समझ आ जाएगी। अब तीनों का इनडायरेक्ट। क्या बनेगा आपके लिए? बताइए क्या बनेगा? तीनों का इनडायरेक्ट। सिर्फ 2 मिनट देना, मैं पूरा चार्ट जब कंप्लीट कर लूंगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
office and administrative overheads, selling overheads, distribution overheads. Factory indirect material,
हाँ जी, अब बताइए कुछ हद तक चार्ट लॉजिकली क्लियर हुआ या नहीं? अभी बताते हैं एक बार। देखिए तीनों चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या बन गई आपके लिए? बताइए क्या बन गई, आंसर कीजिए, क्या बन गई? बोलो। प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। बट तीनों का इनडायरेक्ट क्या बनता है? ओवरहेड। बट ओवरहेड के भी चार टाइप्स हैं। जो फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल है सिर्फ कहता है, और फैक्ट्री का ही इनडायरेक्ट लेबर है कहता है, फैक्ट्री का ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो क्या कहलाएगा? बताइए वो क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम? फैक्ट्री ओवरहेड्स। बट जो ऑफिस वाला इनडायरेक्ट है, मतलब ऑफिस का मतलब यहाँ वाला भी, यहाँ वाला भी इनडायरेक्ट, यहाँ वाला भी इनडायरेक्ट, वो ऑफिस का। सेलिंग वाला, जो सेलिंग का तीनों का इनडायरेक्ट है वो यहाँ। डिस्ट्रीब्यूशन का वो जो तीनों का इनडायरेक्ट है वो यहाँ। तो आपको एक चीज समझ के चलनी है कि जो तीनों का डायरेक्ट है वो क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट। अब प्रोडक्ट पास कैसे होता है अच्छी तरह से समझाता हूँ, पहले ये चार्ट बाद में बना लेना, आपके पास हर चीज शेयर होगी, कोई टेंशन मत लेना। देखिए कैसे पास होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक पूरी लेवल से समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है? फैक्ट्री, जहां पर कोई प्रोडक्ट बनता है। यहां पर सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे? डीएम। डीएम स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को हम क्या कहेंगे? प्राइम कॉस्ट। अब ये प्रोडक्ट पास ऑन होके बच्चों, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी एक शू मेकिंग की, ये एक शू मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है। अब यहां से प्रोडक्ट शू मैन्युफैक्चरिंग से चला, यहाँ शूज बन गए, डायरेक्ट मटेरियल जुड़ गया, डायरेक्ट लेबर लग गया, फैक्ट्री का डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना भी था सारा लग गया, जो प्रोडक्ट के ऊपर दिख रहा था। उसके बाद तो प्रोडक्ट पे कुछ नहीं होना, फैक्ट्री से माल बनकर रेडी हो गया। बट जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स थे, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी थे वो भी यहीं पर प्लस हो जाएंगे। आप सोचोगे फैक्ट्री में इनडायरेक्ट क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल शूज बनाते वक्त फैक्ट्री का मटेरियल इनडायरेक्ट क्या हो सकता है? वेस्टेज हो गई, जो लेदर खराब हो गया वो भी तो कहीं पैसे पूरे करने हैं ना। फॉर एग्जांपल शेप बनानी पड़ी, उस शेप बनाने के चक्कर में जो लेदर आपने खराब किया तो उसका भी तो पैसा आप कहीं ना कहीं कवर करेंगे ना। इनडायरेक्ट लेबर लगती है। अब खाली सिर्फ ये थोड़ी है कि आपके पास फैक्ट्री में क्या होता है कि जस्ट आपके पास जो प्रोडक्ट बनाने वाली डायरेक्ट लेबर होती है वही है सिर्फ जो प्रोडक्ट को बना रही है। क्या वहां पर वॉचमैन नहीं होता? क्या वहां पर स्टोर कीपर नहीं होते जो प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे होते बट कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को बनने में हेल्प कर रहे होते हैं? वॉचमैन क्या कर रहा है? गेट पे खड़ा है, पर फैक्ट्री के पर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट तो उसी की वजह से बन रहा है ना। अगर वॉचमैन कोई नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है प्रोडक्ट कैसे बना लोगे आप अंदर? फिर तो फैक्ट्री में कोई भी घुसा चला रहा होगा। तो वो जो सुपरवाइजर होते हैं वो सारी लेबर है, और प्रोडक्ट का जो मटेरियल वेस्टेज आ गया यहाँ पर, वहां पर चाय पानी का जो खर्चा आ रहा है वो फैक्ट्री का, जो सब कुछ है वो फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। इसी तरह से फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। फैक्ट्री में खाली सिर्फ ये थोड़ी है प्रोडक्ट बनाने का खर्चा होता है जो प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा है। और मान लीजिए मशीनरी से प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए पावर लग रही है, बट मशीनरी के ऊपर जो लाइटिंग लगी है
फैक्ट्री के बाहर जो लाइटिंग लगी है, फैक्ट्री में जो वॉचमैन चाय पानी नाश्ते के खर्चे करते हैं, या और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपके पास फैक्ट्री में इनडायरेक्ट वेज होते हैं, पर प्रोडक्ट के ऊपर तो नहीं लगते, पर जो इनडायरेक्ट वेज होते हैं उन सबको हम यही जोड़ देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट सबसे पहले कहां से चलता है, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री से, उसमें डायरेक्ट मटेरियल आ गया, लेबर आ गई, एक्सपेंसेस आ गए, इन तीनों को जो हमने जोड़ दिया तो हमारी क्या कहलाई, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद वो प्रोडक्ट जब इन तीनों से जुड़कर आपके पास फैक्ट्री से बाहर निकलेगा तो उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स भी क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। अब खुद सोचिए फैक्ट्री से प्रोडक्ट कहां जाता है, बताइए फैक्ट्री से प्रोडक्ट कहां जाएगा, बताइए ऑफिस में, बताइए ऑफिस के अंदर जाएगा, या आप लगा लीजिए आपके शोरूम्स में जाएगा, या आपके गोडाउन्स में रखा जाएगा, कहीं तो रखोगे ना आप उसको। अब उसके बाद उस पे जो खर्चे आपने अब जोड़ने हैं, डायरेक्ट तो लग गया, बट जब प्रोडक्ट वहां से चला फैक्ट्री से, उसके बाद ऑफिस के खर्चे जब जोड़ेंगे, ऑफिस स्टाफ जो अलग ऑफिस बना होगा, जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है वो तो फैक्ट्री हो गई, बट जहां पर स्टाफ बैठता है, जहां पर ऑब्वियस मैनेजमेंट बैठती है, जहां डायरेक्टर्स बैठते हैं, जहां सीएस बैठते हैं, तो उनका भी तो खर्चा प्रोडक्ट से ही लेना है, क्योंकि इनकम तो सारी प्रोडक्ट नहीं करके देनी है, तो उनका खर्चा जो भी होगा ऑफिस का, उसका इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, मटेरियल कैसे, ऑफिस वाले प्रिंटिंग स्टेशनरी यूज करते हैं, ऑफिस वाले दुनिया भर के कागज खराब करते हैं बैठ के, और भी बहुत सारे खर्चे करते रहते हैं मटेरियल के तौर पे, लीफलेट्स लगा, ये कर, आपस में प्लान्स बना, प्रोजेक्टर्स पे कभी कुछ डिस्कशन हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। एक्सपेंस, लेबर जो वहां पर पर्सन काम कर रहे हैं सारे ऑफिस वाले, उनकी सैलरी इनडायरेक्ट ही है, वो डायरेक्ट नहीं है, प्रोडक्ट बनाने का काम नहीं आ रही, बट वो इनडायरेक्ट है। और ऑफिस में ही जो खर्चे हो रहे हैं, जो चाय पानी नाश्ते के, वो ऑफिस के इनडायरेक्ट। अब प्रोडक्ट ऑफिस से भी निकल गया, शोरूम से निकल रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, सेलिंग स्टाफ के पास। अब सेल्स वालों के खर्चे जोड़ने शुरू करेंगे, अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे जोड़ेंगे। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ भी दिया हो सकता है, अलग अलग भी दिया हो सकता है, तो उनका इनडायरेक्ट जितना भी होगा, जैसे वो लीफलेट देके जाते हैं, फॉर एग्जांपल डोमिनोज वाले आते हैं आपके घर में, पंप पिज्जा के साथ लीफलेटिंग भी करते हैं, प्लस आपको ऑब्वियस है लेबर जो वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके घर देने डिलीवरी बॉय आ रहा है, तो उसके खर्चे, सेल्स स्टाफ के खर्चे, सेल के आपके पास जो सेल्समैन के खर्चे और एक्सपेंसेस, तो वो जोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट पास ऑन होता है। तो जब भी प्रोडक्ट आपके पास कभी भी कॉस्ट निकालेंगे तो इस प्रोसेस से पास ऑन होगा। तो अब देखिए इस प्रोसेस से जब पास ऑन होगा तो अब देखिए कॉस्ट शीट कैसे बनेगी। अब हमारे पास कॉस्ट शीट देखिए कैसे बनेगी। हमने प्रोडक्ट को पहले डायरेक्ट मटेरियल जोड़ लिया, प्रोडक्ट का डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ लिए, डायरेक्ट लेबर जोड़ ली, तो अब तीनों कॉस्ट मिलकर हमारे पास क्या आ गई, बताइए क्या आ गई आपके पास, प्राइम कॉस्ट। अब क्या जोड़ेंगे इसमें बताइए, हमारा प्रोसेस क्या शुरू होता था, जब हमारे पास ये तीनों जुड़ जाते थे तो क्या होता था, बताइए सब लोग। फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब क्या जोड़ेंगे, फैक्ट्री, अब बताइए फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब क्लियर रहेगा, क्या क्या होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऋतु बताओ भाई, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या क्या होता है, फैक्ट्री का सर जो इनडायरेक्ट वेस्टेज होती मटेरियल, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों चीजें फैक्ट्री की वो सारी किस में आ जाती हैं, फैक्ट्री इनडायरेक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। मतलब ओवरहेड्स का मतलब है फैक्ट्री के जितने ओवरहेड्स हैं, एक्स्ट्रा के सारे खर्चे हैं जो प्रोडक्ट को छोड़कर है। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब जो सिर्फ फैक्ट्री फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो सारे आपके पास क्या कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, वो क्या आते हैं आपके पास, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इस कॉस्ट को क्या कहेंगे अश्मित, इस कॉस्ट को क्या कहेंगे हम, यहां पर जो प्लस करके प्राइम कॉस्ट में कॉस्ट आएगी इसको क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे, बोलो बच्चों। फैक्ट्री से बाहर निकल गया प्रोडक्ट, अब डायरेक्ट भी जुड़ गया और फैक्ट्री के खर्चे भी जुड़ गए, तो क्या कहलाएगी, जल्दी बताइए क्या कहलाएगी, फैक्ट्री वर्क कॉस्ट, कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, दोनों एक ही बात है। अब इसके बाद प्रोडक्ट में क्या जोड़ना चाहिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मतलब ऑफिस के इनडायरेक्ट तीनों। ये बात अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, अभी से बेसिक्स कंप्लीट होगा तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ये होगा आपका कॉस्ट ऑफ, क्या कहेंगे इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
अब बताइए, अब ऑफिस के खर्चे जुड़ गए, अब इसके बाद क्या जोड़ेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सही, ये क्या कहलाएगा आपका? या इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। अब आपको पता लग गया कि मेरा माल कितने की कॉस्ट पड़ी है उसको बेचने की। एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसमें आप अपना प्रॉफिट जोड़ लीजिए। इसको क्या बोलेंगे? या तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अगर यूनिट वाइज निकाल रहे हैं। अगर टोटल निकाल रहे हैं तो सेल्स। फिर टोटल जितने भी यूनिट्स आप बना रहे हैं उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। पर यूनिट में कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, आपको सिर्फ क्या करना है, जितने आप यूनिट्स बना रहे हैं उससे डिवाइड करते रहिए। तो बताइए। एक बार नोट करना है तो कर सकते हैं। टाइम दो नोट करने का, कर लिया या साथ साथ? बताइए, क्लियर हुआ या नहीं? कोई डाउट यहां तक किसी को भी? चलें आगे। चलिए, अब आपकी बुक पे आते हैं। आ जाइए, थोड़ा सा बेसिक से एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि क्या कॉस्ट शीट में आपने पढ़ा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है आपको? सिंपल सॉल्यूशन करते हैं, ज्यादा उसको कोई मैथमेटिकली तरीके से नहीं करेंगे, जस्ट एक बार समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। बुक में हो सकता है इसका थोड़ा बहुत डिफरेंट वे हो, क्योंकि अभी मैंने बहुत कुछ चीजें बतानी है आपको, बट मैं आज चाहता हूँ कि बेसिक समझ आ जाए। बेसिक समझ आ गया तो फिर आगे हमारा काम हो जाएगा। आज क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए एक बार पहले। कहता है आपको 1,80,000 का डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, रॉ मटेरियल। क्योंकि रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट मटेरियल। कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो रॉ मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट ही है वो। आप कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे तो वहीं से स्टार्ट होगा ना, तो रॉ मटेरियल से। बिना रॉ मटेरियल के तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। वेजेस आपको बता रखे हैं। मशीन आवर्स वर्कड, बताइए मशीन आवर्स वर्कड। बताइए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या ऋतु? बिना मशीन के बिना प्रोडक्ट बन सकता है? डायरेक्ट है सर। डायरेक्ट है, पर लेबर है या मशीन आवर्स क्या है आपके लिए? बताइए क्या है आपके लिए?
क्या आपके लिए एक्सपेंसिस है ना, क्योंकि मशीन Yes, आप sir. काम करेंगे तो ही तो बनाएंगे। 8 रुपीज पर आवर का रेट है और मशीन आवर्स हैं 10,000 आवर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव आवर्स कितने के हैं? 35,000 के दे रखे हैं। सेलिंग आपको पर यूनिट बता रखे हैं, यूनिट सोल्ड और प्रोड्यूस्ड बता रखा है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल वे से बनाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास कुछ दिए नहीं है, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, सिंपल सिंपल से तरीके से बनाएंगे। बताइए। डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर या वेजेस एक ही बात है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए, 10,000 आवर्स वर्क 8 रुपीज। बताइए प्राइम कॉस्ट। कैलकुलेटर सबने साथ में रखना है, पूरी कॉस्टिंग के हर लेक्चर में कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। 3,50,000. बताइए। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं दिए हुए तो कोई बात नहीं, अब इसमें ऑफिस जोड़ते हैं। ऑफिस बच्चों दो तरह के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। एक होगा प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक होगा जर्नल। तो अभी आपके लिए जर्नल और प्रोडक्शन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियस है मैं इतने लेवल पे आज नहीं लेके जा रहा हूं। मैं आपको जस्ट आपको सिंपल वे से कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। अगर आपको मैं प्रोडक्शन के बारे में बताने लगूंगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए अभी आप इसको जर्नल दिया हुआ तो आप जर्नल ही रहने दीजिए। आपको लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा जर्नल। तो जर्नल का मतलब क्या होता है इतना समझ लेते हैं आज के लिए, कि जर्नल का मतलब क्या है कि ऑब्वियस है जो सबके ऊपर लगना ही लगना है, प्रोडक्शन से उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब जो खर्चा होना ही होना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं 4,000 यूनिट्स बना रहा हूं, ठीक है। बट अगर इन यूनिट्स को प्रोड्यूस करूंगा तब मुझे ऑफिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा सेटअप लगाना पड़ेगा या ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ेंगे। तो वो क्या होंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। उसको क्या बोलेंगे? रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अभी कॉस्ट शीट के 2-3 फॉर्मेट और भी हैं, वो हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है ही नहीं, जो सिर्फ जर्नल से रिलेटेड है, जो करने ही करने हैं, तो वो रिलेटेड टू जर्नल होंगे। तो ये हम आपको कल डिस्कस करके आपको समझाएंगे। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर प्रोडक्शन वाला हो तो पहले प्रोडक्शन को ऐड करके फिर आप क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जोड़ेंगे। वो अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट होता है बच्चों, विद ओपनिंग विद क्लोजिंग फिगर्स। वो मैं आपको पहले बनवा ही देता हूँ साथ साथ, ताकि ये क्वेश्चन भी कवर हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। तो वो भी बना देते हैं साथ साथ। इसको यहीं के साथ में छोड़िए, इसके साथ ही कवर्ड हो जाएगा वो। देखिए कैसे बनता ओपनिंग विद क्लोजिंग फिगर। हमारे पास हमेशा कॉस्ट स्टॉक 3 तरह का होगा।
एक होगा रॉ मटेरियल का, देखिए जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल हम जो लेके आ रहे हैं उसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो जब एडजस्ट होगा तो वो ऑब्वियस है रॉ मटेरियल कहाँ लगता है, डायरेक्ट मटेरियल को बोलते हैं, तो उसको सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें आपको एडजस्ट करना होगा। फिर जब आप प्रोडक्ट को फैक्ट्री से पास ऑन करेंगे तो फैक्ट्री से जब पास ऑन करना है तो जो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग है तो वो ऑब्वियस आप फैक्ट्री से पास ऑन करते वक्त एडजस्ट करेंगे। बट जो आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार पड़ा है शोरूम्स में ही, पिछले साल पड़ा था, ऑब्वियस है इस साल भी बच गया कुछ, तो इस साल वाला माइनस हो जाएगा, पिछले साल वाला ऐड हो जाएगा, तो वो कब होगा, लास्ट में प्रोसेस होगा। तो एक बात आपको बड़े ध्यान से समझ के चलनी है कि 3 तरह का आपके पास स्टॉक हमारे पास कॉस्ट शीट में बचता है। एक वो स्टॉक होता है जब हम प्रोडक्ट बनाने लगते हैं, तो ऑब्वियस है मेरी शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं जूता बनाता हूँ, तो चमड़ा जो पिछले साल मेरे पास पड़ा था वो मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल हो गया, और इस साल जो चमड़ा खाली बच गया, मैंने शूज नहीं बचाए हैं, शूज मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट है। पहले तो ये समझिए कि फिनिश्ड क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, आपके पास रॉ मटेरियल क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरी शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो लेदर मेरे लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल। पर अभी शू कंप्लीट नहीं हुआ है बनकर, अनकंप्लीटेड शूज मेरे लिए क्या होंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब फैक्ट्री से निकलने लगेगा, जो पिछले साल का इस साल कंप्लीट कर दिया उसे ऐड कर लेंगे, और जो इस साल बच गया उसको लेस कर लेंगे। मतलब ये इस साल नहीं बन पाया है, नेक्स्ट ईयर बनेगा, तो ऑब्वियस है उसका खर्चा तो नहीं आपकी कॉस्ट शीट में ऐड होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं 10,000 यूनिट्स मैंने शू बनाए, बट अभी 4,000 पूरे बने ही नहीं है, तो 4,000 का खर्चा क्यों लेके चल रहा हूँ बीच में, तो उसको लेस करूंगा, वो तो नेक्स्ट ईयर अब कंप्लीट होंगे, तो उसकी तो कॉस्ट को आपको अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है आप उसकी कॉस्ट को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। और जो शूज हैं शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, वो उसका क्या है, फिनिश्ड गुड्स है। तो 3 तरह का स्टॉक आपके पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वहां पर रहता है। तो अब देखिए कैसे कॉस्ट शीट में इसकी एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले आप ओपनिंग रॉ मटेरियल लेंगे, जो लेदर का आपके पास प्रोडक्ट पड़ा है, इस साल जितना मटेरियल परचेज किया, लेस क्लोजिंग, ये आपके पास क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर आप इसमें ऐड करते हैं, इसको अब दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। फिर आपके पास आ जाता है ये क्या आती थी हमारे पास, बताइए क्या आती थी। प्राइम कॉस्ट, अब इसमें क्या जुड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और साथ में एडजस्टमेंट किसकी होगी, वर्क इन प्रोग्रेस, यस, ओपनिंग वर्क इन ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग यहां से लेस हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास अभी कंप्लीट नहीं हुआ शू, तो उसको आप क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। भैया अगले साल अब कंप्लीट करेंगे, ये कार अभी नहीं बनी इस साल, तो अगले साल कंप्लीट करेंगे।
बट जो कंप्लीट हो चुका है पिछले साल वाला, इस साल खर्चा कर दिया आपने, उसको कंप्लीट कर दिया। फॉर एग्जांपल पिछले साल 4,000 अभी अनकंप्लीट थे, बट इस साल कंप्लीट हो गए, तो नेचुरल सी बात है उसके ऊपर और एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, तो पिछले साल की जितनी कॉस्ट थी वो इस बार जोड़ लो, बाकी खर्चा इसी पे लगा होगा। खुद सोचो ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक बकेट है, ये कॉस्ट शीट एक बकेट है, इसमें खर्चा हो रहा है, और आपने ये प्रोडक्ट पड़े थे 4,000, इसको कंप्लीट करने का खर्चा भी इसमें लगाया, तो 4,000 जितने पड़े थे इस फैक्ट्री में, इस पिछले साल जितनी उसकी कॉस्ट निकाल के ले आए थे, तो हमने इसको यहाँ पर डाल दिया, और जो खर्चा लगना था लग गया, तो वो पूरी कॉस्ट बन जाएगी ना कहीं उसका पूरा खर्चा आपको पता लग जाएगा ना कितना हो गया। फॉर एग्जाम्पल पिछले 4,000 जूते बने थे 40,000 रुपए में, मैं एक बात मान के चल रहा हूँ, बट अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, 4,000 जूते बने 40,000 रुपए में, कंप्लीट नहीं हुए अभी पूरे, वो कंप्लीट नहीं किए, बट इस साल अभी उसके ऊपर 60,000 और खर्चा करना है, तो मैंने 40,000 की कॉस्ट शीट में जोड़ दी। ये जो कॉस्ट बन रही है इसमें इस साल के सारे खर्चे जुड़ रहे हैं, उसमें 60 भी जुड़ गए, तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट सही आ गई ना। ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो गया, 40 पिछले वाली जो कॉस्ट थी वो इस साल लाके जोड़ दी, प्लस 60 इस बार जो लगी वो पूरे 1 लाख के पता लग गए हमें, 1 लाख के थे ही थे। तो ऑब्वियस है जो पिछले साल की जो वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट थी वो यहाँ लाके जोड़ दी जाती है, ताकि और जो खर्चे लगने होते हैं वो यहाँ आकर जुड़ जाते हैं, और जो इस साल हमने जो अगले साल के लिए खर्चा बना दिया है उसको सेपरेट कर दिया जाता है, भाई वो अगले साल देखेंगे, अब इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। तो अब समझ में आ रहा है वर्क इन प्रोग्रेस क्या है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या कि अगर पिछले साल कोई चीज बनी हुई थी आपके पास पड़ी थी और उस साल का जो कोई खर्चा किया था, तो उसको आप ऑब्वियस है वहां से तो निकाल दिया था, बट यहाँ तक जितना खर्चा उसको वहां पर निकाला था यहाँ पर उसे जोड़ दीजिए, क्योंकि और खर्चे इसके ऊपर लगाए होंगे, तो उसकी कॉस्ट शीट जो बना रहे हो वो पूरी सही एवेल्युएट हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर जो खर्चा हुआ होगा वो पूरा सही पता लग जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है? युक्ता यहाँ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अश्मीत बताओ भाई प्लीज बच्चों, यहाँ वाले पॉइंट में डाउट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, प्लीज पूछो भाई दोबारा, बताइए। ऋतु नहीं समझ में आया ये ओपनिंग वर्क इन क्लियर है प्रोग्रेस, सर। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्यों जोड़ा जाता है? हाँ जी बताइए कोई पर्सन। युक्ता क्यों पता लग गया कि क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि पिछले साल जितना खर्चा हुआ था वो वहां से निकाल दिया जाता था, बट इस साल लाके वो जोड़ दो, और कोई खर्चा कर रहे हो तो वो भी जुड़ जाएगा, तो आपकी कॉस्ट सही निकल आएगी या नहीं निकल आएगी? बताइए युक्ता। यस सर। अब इसमें ऐड करते हैं यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, आएगा तीनों ही, इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर और आपके पास, उसको लिखेंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वाले लेंगे। अगर जनरल वाला होगा तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा। इसको कहेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर लेंगे ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, जितना माल बचा हुआ है, जो इस साल का बच गया उसको लेस कर देंगे, पिछले साल वाला बचा हुआ ऐड कर लेंगे, क्योंकि इस साल आपने बेचा है उसको। ये आएगा आपका कॉस्ट ऑफ अब इसमें आप जोड़ेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, रिलेटेड टू जनरल। अब दोबारा जुड़ेंगे, दो तरह के होते हैं ऑफिस है, एक जनरल और एक एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल वाले पहले क्लोजिंग स्टॉक लेस होने के बाद जुड़ते हैं, ये याद रखना है आप साथ में।
और प्रोडक्शन वाले पहले आ जाएंगे, और साथ ही ले लीजिए चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। फिर आप प्रॉफिट जोड़िए, और वो आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस या सेल्स। आप क्लियर हुआ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट? बताइए। यस यस सर। ये है कॉस्ट शीट विद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी कॉस्ट शीट विद ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स। सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना। ओपनिंग रॉ मटेरियल है तो सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल ऊपर एडजस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ लेना है, प्राइम कॉस्ट आएगी। फिर फैक्ट्री, फैक्ट्री से बाहर निकलने से पहले आपको ओपनिंग और क्लोजिंग की एडजस्टमेंट करनी है। फिर ऑफिस का प्रोडक्शन वाला पहले जुड़ेगा, फिर उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग की एडजस्टमेंट होगी, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन बाद में जुड़ेगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन इस हिसाब से चलेगा। तो आ जाइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हम जो क्वेश्चन बना रहे थे सिंपल सा क्वेश्चन था, आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जर्नल दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है जर्नल बाद में आएगा, पहले क्या होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ क्वेश्चन में बताया हुआ है आपके पास कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4000। सोल्ड कितने कर रहे हैं, 3600। तो बच्चों हमें 400 का क्या बचा है, बताइए क्या बचा है 400 का, सब लोग बताइए क्या बचा है, क्लोजिंग स्टॉक। फिनिश तो प्रोडक्ट। उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो वो पहले आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने रोका था, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे ये चीज दिख गई थी। तो वो क्या है आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होगा। बताइए, ओपनिंग दिया नहीं हुआ, ओपनिंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना खर्चा आया था। देखिए 3,50,000 खर्चा आ रहा था, कैसे निकालेंगे, 4000 यूनिट्स में। आपके पास रिमेनिंग कितनी बची है, 400, क्योंकि 3600 सोल्ड आप कर रहे हैं। तो 400 का स्टॉक कैसे निकलेगा, 35,000। तो पहले वो एडजस्ट होगा, फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन आप उससे पहले ऐड नहीं करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो ओवरहेड जर्नल है वो बाद में ऐड होता है, पहले क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। तो अब यहाँ एडजस्टमेंट करते हैं। ऐड ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग आपको पता नहीं, क्लोजिंग आपको पता है, बताइए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो यहाँ आ ही गया था ऊपर, यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था जब ऑफिस था ही नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ आप क्लोजिंग। अब इसमें ऐड करेंगे आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कौन से वाला, रिलेटेड टू जनरल। बताइए कितना दे रखा है जनरल वाला, और साथ में क्या ले सकते हो बच्चों, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी ले लें। बताइए कितने दिए हुए हैं, 3600 बेच रहे हो, 125 रुपीज सेलिंग है।
सेलिंग प्राइस है, सॉरी, सेलिंग का खर्चा कितना ओवरहेड का, 5 रुपीज। दिख रहा है सबको 5? यस सर। बताइए कॉस्ट ऑफ सेल कितना आएगा? तो 3,68,000। आप सेल्स आपको पता है, क्वेश्चन में बता रखी है, देखिए 36,000 यूनिट्स आप सोल्ड कर रहे हैं इनटू 125 रुपीज प्राइस है। बीच का डिफरेंस क्या होगा आपका प्रॉफिट, बताइए। 3600 है यूनिट्स। बताइए। देखिए 82,000 आ रहा है, 82,000। ये आपका प्रॉफिट है। बताइए अब इस पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट अच्छे ढंग से? सर स्लाइड ऊपर करना है एक बार। लो जी। देखो कोई दिक्कत हो तो मैच करके भी देखो साथ साथ। ये आ रहा है ना प्रॉफिट, पर यूनिट आपने निकालना है तो यूनिट से डिवाइड करते जाइए, सिंपल। वो अभी आपको बताएंगे, पूरा पूरा हर चीज एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन ना लीजिए। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक चीज आपके साथ डिस्कस करना। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट, कोई भी चीज रहेगी वो लिखने वाली? ये जो चार्ट बनाया सब शेयर होगा आपके साथ, टेंशन ना लीजिए। क्लियर, डन एवरीवन? कुछ पूछना है? ऋतु हो गया नोट? यस सर। चलो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। अब परसों होगा आपका लेक्चर ऑन सैटरडे, और उसके बाद वही टाइमिंग सेम आपको मैं मैसेज पे इन्फॉर्म करूंगा। सब कुछ नोट्स और लेक्चर सब बैकअप में आपको साथ में डलता रहेगा, वही सेम प्रोसेस है। जब तक आपका बैकअप में चलता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई साथ में लाइव भी और बैकअप भी, लाइव जैसे ही लेक्चर हुआ करेगा लाइव भी आप लगाइए, साथ में आप बैकअप देखना चाहते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर बैकअप भी है, पीडीएफ आपको पता ही है स्टडी मटेरियल में मिलेगा। ठीक है? हाँ जी। आई यस होप सर। अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, रूटीन चलेगा ऐसे ही अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी ढंग से कोस्टिंग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे ढंग से मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।